दोस्तों आज की जो क्राइम स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि इस बंदे ने दृश्यम मूवी देखी थी और उसी को अप्लाई करने की कोशिश की। जिस तरह से अजय देवगन ने बॉडी को डिस्पोज करने में, छुपाने में कामयाबी मूवी में हासिल की थी, उसी तरह की ये एक कहानी है जिसमें ये अपराधी भी अजय देवगन की जो सिचुएशन है उसको फॉलो कर रहा है। वैसे न्यूज़ में या पुलिस ने इस बात का कोई तथ्य उजागर नहीं किया है कि उसने दृश्यम मूवी देख करके इस तरीके का कोई ऑफेंस किया, लेकिन इसमें जो घटनाएं नज़र आती हैं मुझे देखने के बाद, मैंने जब इसको पढ़ा, मैंने स्टडी की, तो ये तथ्य उजागर हुए मेरे सामने कि ये बंदा कहीं ना कहीं दृश्यम मूवी से इंस्पायर मुझे लगता है। वैसे आप लोगों में से कितने लोगों ने दृश्यम 2 मूवी देखी है, कमेंट करके मुझे बताओ, क्योंकि मैं देख चुका हूँ। और एक्चुअल में मैं बताऊँ आपको कि मूवी को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत दूर दूर तक आप वो चीज़ नहीं कर सकते, मतलब मूवी का प्रैक्टिकल लाइफ से कोई भी कंपैरिजन नहीं है। वो चीज़ पॉसिबल नहीं है जो अजय देवगन ने पार्ट 2 में करके दिखाई है। तो दोस्तों ये घटना है बेंगलुरु की। बेंगलुरु के अंदर एक जगह है जनन भारती। इस जगह पर एक लड़का शरद कुमार, जो अपने माता पिता और एक बहन के साथ रहा करता था। इसके जो पिता हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे और इस व्यक्ति को गाड़ियों का बड़ा शौक था और हाल ही के अंदर इसने एक गाड़ी खरीदी थी, रॉयल इनफील्ड। तो जिस तारीख की घटना है 12 सितंबर 2017 की, उस दिन वो अपने घर पर यह बोल करके जाता है कि मैं अपने दोस्तों को अपनी बाइक दिखाने के लिए जा रहा हूं, और वो बता के जाता है कि वो 7:30 बजे तक घर आ जाएगा। अपनी माँ को बता करके जा रहा है। वो काफ़ी संस्कारी बच्चा था। वैसे आजकल के जो बच्चे होते हैं वो बिना बताए कहीं भी चले जाते हैं, कोई सूचना नहीं देते, लेकिन वो सूचना दे करके गया। लेकिन वो ये नहीं बताया गया कि वो किसके पास जा रहा है और किसके साथ जा रहा है। ये क्यों नहीं बता के गया, ये इस स्टोरी के अंदर आपको पता चलेगा। आगे सुनते जाएं इस स्टोरी को। तो वो निकलता है 6:30 बजे, 6:10 पे घर से निकलता है। 6:30 बजे वहाँ पे मौके पे पहुँच जाता है जिस बंदे के पास वो मिलने के लिए गया था। उसके बाद 7:30 बज जाते हैं। जब वो 7:30 बजे तक घर नहीं लौटता तो माँ को उसकी याद आती है, क्योंकि दोनों माँ बाप जो है उससे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उसको नई रॉयल इनफील्ड भी गाड़ी दिलाई थी। तो माँ ने उसको कॉल किया, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा। आमतौर पर माँ ने पुलिस को बताया ऐसा होता नहीं था कि वो फ़ोन ना उठाए। अगर वो फ़ोन नहीं उठाता था तो कॉल वापस से किया करता था, यानी कॉल बैक किया करता था वो। इस बार ऐसा नहीं हुआ, ना तो उसने मुझे कॉल रिसीव किया और ना ही मुझे कॉल बैक किया। थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा से कोशिश की, फिर से उसने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया और ना ही कोई रिप्लाई किया। तो मैंने बैक टू बैक उसको कॉल करना शुरू कर दिया, यानी लगातार उसकी माँ ने उसको कॉल किए, लेकिन वो कॉल को रिसीव नहीं कर रहा। इसी बीच एक मैसेज आता है माँ को शरद के मोबाइल से, जो कि व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। उसमें वो ये बोलता है कि मैं 10:30 बजे तक घर आ जाऊँगा। उस मैसेज को पढ़ने के बाद माँ की टेंशन और बढ़ जाती है कि ये बात तो वो कॉल पर भी कह सकता है, कॉल नहीं उठा रहा, कॉल कर नहीं रहा, और ये जो मैसेज किया है इसमें एक चीज़ खटक रही थी उसकी माँ को, क्योंकि जब भी वो मैसेज किया करता था तो हमेशा अम्मे शब्द लिखता था। वो अपनी माँ को प्यार से अम्मे कहा करता था, तो कि अम्मे मैं रात को 10:30 बजे तक आ जाऊँगा। रिप्लाई ये आना चाहिए था माँ के अनुसार, इसलिए माँ को और टेंशन हो गई। तो वो रिप्लाई करती तुरंत उसी समय कि तुम अभी के अभी घर आओ या मुझे अभी के अभी कॉल करो, नहीं तो मैं अभी थाने पर जाकर के शिकायत कर दूंगी कि तुम गायब हो। अब दोस्तों ये मैसेज कर दिया माँ ने, उसके बावजूद भी ना तो उसका कॉल आ रहा है और ना ही व्हाट्सएप पे कोई रिप्लाई आ रहा है। अब कॉमन सेंस की बात है, माँ ने इतनी बड़ी बात कह दी, उसके बावजूद भी अगर कॉल नहीं आ रहा और ना ही कोई रिप्लाई आ रहा, तो जाहिर सी बात है माँ की चिंता बढ़ेगी कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, ये पहली बार हो रहा है। और उसकी माँ को शक होने लगा कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ी देर तक जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो माँ ने कॉल करना लगातार शुरू कर दिया।
लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो रहा उस साइड से, शरद फ़ोन नहीं उठा रहा। चिंता माँ की बढ़ती जा रही है। तभी एक वीडियो व्हाट्सएप पे भेजा था। माँ देखती है उसके व्हाट्सएप पे एक वीडियो आया है। उस वीडियो को जैसे ही चलाती है तो उसमें उसका बेटा शरद है और शरद ये बोलता है कि मम्मा मुझे किडनैप कर लिया है और ये लोग मुझसे 50 लाख रुपए चाहते हैं। अगर तुम लोग इनको 50 लाख रुपए दे दोगे तो ये मुझे छोड़ देंगे। इन लोगों की नज़र दीदी पर भी है। अपनी बहन के बारे में बताता है वो कि अगर तुमने इनको पैसे नहीं दिए तो मुझे ही मार देंगे और ये दीदी को भी मार देंगे। उसको भी फॉलो कर रहे हैं। इतना वीडियो देखने के बाद माँ के होश उड़ जाते हैं और अपने पति को तुरंत आवाज़ लगाकर बुलाती है और वो वीडियो दिखाती है। वीडियो देखते ही उसके जो पति हैं वो भी अपने बेटे को फ़ोन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। फ़ोन नहीं उठा रहा, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जब माँ ने आवाज़ लगाई तो माँ की जो लड़की है, उसकी शरद की जो बहन है, वो भी मौके पर आ गई। अब इस घर में 3 लोगों को इस बात की जानकारी है। एक तो शरद के माँ बाप और बहन कि शरद किडनैप हो चुका है। अब ये दोनों चिंता में तो हैं, लेकिन क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर भी ये इरादा करते हैं दोनों डिसाइड करके कि हम पुलिस को शिकायत करते हैं। पुलिस को शिकायत करने का इरादा करते हैं, लगातार कॉल भी करते रहते हैं, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तभी एक और वीडियो आता है और इस वीडियो के अंदर शरद बोलता है कि जल्द से जल्द अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो ये लोग मुझे जान से ख़त्म कर देंगे और पुलिस के पास नहीं जाना। अगर पुलिस के पास जाओगे तो ये मुझे मार देंगे। क्लियर यहाँ पर वो ये बोलता है कि अगर पुलिस के पास जाते हो तो ये लोग मुझे मार देंगे। ये लोग मुझे काफ़ी टॉर्चर कर रहे हैं। इस कंडीशन में भी वो इरादा करते हैं घर वाले, यानी शरद के माता पिता, कि हम पुलिस के पास तो चलते हैं। सोचते हैं वो, उसी दौरान एक और मैसेज आता है कि ये लोग, इन लोगों को जल्द से जल्द पैसे दे दो, देर मत करना, ये मुझे आतंकवादी की तरह लग रहे हैं। यानी वो ये चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं कि वो लोग ऐसे भयावह है, आतंकवादी तरीके के लोग दिख रहे हैं। वो जिसने बंदे ने वीडियो बनवा करके उससे भेजा शरद से, उनका इंटेंशन ये था कि ये कहीं ना कहीं उस तरफ इंडिकेट करे कि ख़तरनाक लोग हैं और ये इस तरीके की आतंकवादी शक्लें हैं इनकी, तो अपना आप को सेव करने की कोशिश की जा रही थी। इसके बावजूद भी वो हिम्मत करके पुलिस के पास चले जाते हैं और पुलिस में जाकर के अपने बच्चे की किडनैपिंग की रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराते हैं। जाहिर सी बात है, गंभीर अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तुरंत एफआईआर दर्ज होनी है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद मामले की जांच शुरू कर देती है और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कहता है कि यही सबसे बड़ी गलती करती है पुलिस। 3 वीडियोस, जिसमें से 2 वीडियोस ऐसे जिसमें एक में कहा जा रहा है कि पुलिस के पास मत जाना, नहीं तो जान से ख़त्म कर देंगे। दूसरा वीडियो कि देरी मत करना, नहीं तो जान से ख़त्म कर देंगे। ये व्यक्ति टेररिस्ट जैसे लग रहे हैं। उसके बावजूद पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कर रही है जांच, और वो भी कैसी जांच? शरद के दोस्तों को बुला करके लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स उसके फैमिली मेंबर से ली जा रही है और जो उनके रिश्तेदार हैं उन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। मतलब इतनी बड़ी लापरवाही, जहां पर यह क्लियर कट मैसेज है पुलिस को मत बताना। यहाँ पे ढिंडोरा पीटा जा रहा है पूरे शहर के अंदर कि हम पूछताछ कर रहे हैं शरद के लिए। ये जो ढिंडोरा पीटते हैं ना, ये ढिंडोरा होता है उस कंडीशन में जहां पे किसी का मर्डर हो चुका है, मर्डर होने की कंफर्म है, या फिर हमें बॉडी मिल गई है। अब हमें ये पता करना है कि इसको मारा किसने। तब करते हैं ये काम कि दोस्तों को पूछेंगे, जिससे भी उसकी जान पहचान है उससे पूछताछ करेंगे, रिश्तेदारों से पूछताछ करेंगे, रंजिश वाला एंगल देखेंगे। यहाँ पर उसके पिताजी से ये पूछा जा रहा है कि तुम्हारी की से रंजिश है क्या? पिताजी कहते हैं कोई रंजिश नहीं है। ये वर्ष 2017 की घटना है। हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया का, और हमारी पुलिस टेक्नोलॉजी में कितनी पीछे है।
सोचने की बात है कि एक व्यक्ति की जान को कितना खतरनाक जोखिम में डाल दिया था इस पुलिस ने। तो दोस्तों, क्या करना चाहिए था पुलिस को? उसी टाइम उस नंबर को ट्रेस करना चाहिए था। ऐसा नहीं किया, जो बाद में करेगी स्टोरी में मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों, पुलिस ने रिश्तेदारों से बातचीत कर ली और उसके दोस्तों से पूछताछ कर ली, लेकिन जब कुछ हासिल नहीं हुआ, टाइम गुजर रहा था, तो यहाँ पर एंट्री होती है सेंट्रल क्राइम ब्रांच की। तफ्तीश के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट लिया जाता है और अब सेंट्रल क्राइम ब्रांच जो है वो डायरेक्टली हिस्ट्री शीटर्स के बारे में पूछताछ करती है। हिस्ट्री शीटर्स को उठा करके उनसे इस घटना के बारे में जानकारी का पता करने का प्रयास करती है, लेकिन हिस्ट्री शीटर्स का भी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आता। तो उसके बाद जो ऑफिसर है वो ये बोलता है कि हम शुरू से शुरू करते हैं और सबसे पहले उन वीडियोस को लेकर के आया जाए जो वीडियोस रिकॉर्ड करके भेजे गए थे। तो वो जो तीनों वीडियोस हैं उसको देखने के लिए ऑफिसर अपने पास बुलाता है और कहता है कि एक एक्सपर्ट को बुलाओ जो बॉडी लैंग्वेज को समझता हो, जेस्चर पोस्चर को समझ पाए। एक्सपर्ट भी उस वीडियो को देखता है साथ में बैठ करके। तो जब वो उस वीडियो को देखते हैं, तीनों वीडियोस को देखते हैं, तो ये बात निकल के सामने आती है कि जो शरद है उन वीडियोस में बहुत ज़्यादा डरा हुआ नहीं है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी कोई डर उसके ऊपर हो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। साथ ही उसका एक वीडियो था जिसमें वो बोलता है लास्ट में, ये ठीक है, और कैमरे की तरफ देखता है। तो ये इंडिकेट करता है कि जो बंदा सामने वाला है उसको वो जानता है और उससे पूछ रहा है कि वीडियो ये वाला ठीक है ना। तो उसको डर नहीं है कहीं ना कहीं, तो नॉर्मल बिहेव कर रहा है। तो पुलिस जो सेंट्रल क्राइम ब्रांच है, इनको ये लगता है, पुलिस को भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है ये इनका जानकार है। इसलिए जो शरद के माता पिता है, पुलिस उनके पास जाती है वापस से। ऑफिसर उनके पास जाकर के पूछताछ करते कि ये बताओ कि जब से ये किडनैप हुआ है शरद, उसके बाद से तुम्हारे किसी रिश्तेदार का या किसी भी व्यक्ति का तुमने जो बिहेवियर हो वो थोड़ा चेंज देखा हो, बदला हुआ देखा हो, आपके साथ उसका ऐसी दया दिखा रहा हो आपके साथ या अपनापन दिखा रहा हो, तो कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो तुम्हें बार बार आकर के टच कर रहा है? तो वो बताते हैं कि हमारे मोहल्ले में रहने वाला विशाल का दोस्त, शरद का दोस्त विशाल, वो बार बार आ रहा है, लगातार आ रहा है। उस दिन के बाद से आ रहा है, जिस दिन उसकी किडनैपिंग हुई थी उस दिन भी आया था और उसने मुझे कहा था कि हमें पैसे दे देना चाहिए, नहीं तो वो शरद को मार देंगे। जब पुलिस को ये बात पता चली कि वो बार बार आ रहा है, लगातार आ रहा है और इस तरीके की बात भी उसने कही है और बाद में भी वो ये बात कहता रहा है कि हमें पैसे दे देना चाहिए, तो पुलिस अब विशाल को उठाती है। अब दोस्तों, विशाल जो है, ये विशाल पड़ोसी है और शरद का बचपन का दोस्त है। शरद की सिस्टर के साथ स्कूल में साथ में पढ़ा है, उसका भी दोस्त है। आरटीओ के अंदर वर्तमान में काम कर रहा था। ये इन्फॉर्मेशन शरद के बारे, वो विशाल के बारे में थी। अब विशाल से जब पूछताछ करती है पुलिस, विशाल पुलिस के सवालों के सही सटीक जवाब दे रहा था। तो यानी वो पहले से तैयार था इस बात के लिए कि पुलिस उससे पूछताछ करेगी तो उसे क्या क्या बोलना है और किस तरह से बोलना है। तो वो सेट हो चुका था, उसको अच्छा खासा टाइम मिल चुका था। अब दोस्तों, इस पूछताछ के अंदर जो विशाल है ये शातिर दिमाग लगाता है अपना और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है। बताता है कि ये जो शरद है इसका किसी व्यक्तियों से झगड़ा हुआ था, उनके बारे में जानकारी देता है पुलिस को और बोलता है कि साहब मुझे उन पर शक है, कहीं ना कहीं उन लोगों ने ही शरद को उठाया होगा। और ये भी बोलता है कि मुझे जो शरद के ड्राइवर है ना उस पर भी शक है। महेंद्र जो ड्राइवर था इनका, शरद के परिवार का, उस पर भी वो शक जाहिर करता है। जो ऑफिसर हैं उसकी बात को मानते हुए तुरंत एक्टिव होते हैं और उस जिनसे झगड़ा हुआ था उनको उठा के लाते हैं और ड्राइवर को भी लेके आते हैं और इनसे पूछताछ करते हैं। लेकिन इनसे कड़ी पूछताछ के बावजूद भी कुछ हासिल नहीं हो रहा। अब दोस्तों, जो सेंट्रल क्राइम ब्रांच के ऑफिसर है उनको याद आती है कि टेक्निकल टीम का हमें सहारा लेना चाहिए और टेक्निकल टीम को बुला करके जो शरद के नंबर है उसकी कॉल हिस्ट्री को निकलवाया जाता है और कॉल लोकेशन को भी निकलवाया जाता है। तो पता चलता है कि जो कॉल लोकेशन है वो शहर से 25-30 किलोमीटर की आ रही है और जब उसकी कॉल हिस्ट्री को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उसने उस दिन विशाल से भी फ़ोन पर बात की थी, लेकिन पुलिस पूछताछ के अंदर विशाल ने इस बात को नहीं बताया था। तो ऐसी स्थिति के अंदर
जो पुलिस है वो ये डिसाइड करती है कि विशाल की हिस्ट्री को चेक किया जाए, लोकेशन को चेक किया जाए, तो पता चलता है कि विशाल भी शहर से बाहर था और जो लोकेशन शरद की आ रही है वही लोकेशन विशाल की भी आ रही है। इसका मतलब विशाल और शरद दोनों साथ में थे। इसके बाद पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करती है, बल्कि उसके नंबर को सर्विलांस पे डाल रखती है और चेक करती है, ट्रेस करती है उसकी एक्टिविटी को। तो पता चलता है कि वो शहर से बाहर जा रहा है बार बार सुनसान जगह पर, और जो कॉलिंग कर रहा है उसके लिए वो व्हाट्सअप कॉल का इस्तेमाल कर रहा है नॉर्मल कॉल करने की बजाय। तो पुलिस को लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये कोई बात छुपा रहा है और ये बार बार जा रहा है, इसलिए इसको उठाना चाहिए। तो फिर पुलिस जल्दबाजी में उसको उठाकर लेकर के आती है। उठा के लाने के बाद पुलिस उसको बताती है कि जिस दिन घटना हुई उस दिन तुम शरद के साथ थे और तुम्हारी लोकेशन भी हमने निकाल ली, तुम दोनों साथ में थे। इसके बाद तुम लगातार शहर से बाहर जा रहे हो, बार बार जा रहे हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर ली है। उस दिन फ़ोन पे भी तुम्हारी बात हुई थी। अब सीधे सीधे सच बता दो, नहीं तो सच निकलवाना आता है। तो उसके बाद विशाल जो है उसको पता चल गया कि अब पुलिस को सब कुछ पता चल चुका है, तो वो बताता है कि साहब मेरे पे काफ़ी कर्जा चढ़ चुका था, मेरे दोस्तों से कर्जा लिया हुआ था, वो बार बार मुझे तंग कर रहे थे कर्जे के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं शरद को किडनैप कर लेता हूँ और इसके पिताजी से पैसा प्राप्त कर लूँगा, क्योंकि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसके पिताजी काम करते थे, अच्छे पैसे वाले हैं। साथ ही मैंने इस मामले के अंदर मेरे दोस्तों को शामिल किया और अपने जीजा को, क्योंकि जीजा पर भी बैंक का 4 लाख का लोन है। इसलिए इन लोगों से मैंने ये कहा कि अगर हम इसको किडनैप कर लेते हैं और इसके घर वालों से पैसा मांगते हैं, तो ये लोग घर वाले इससे इतना प्यार करते हैं कि तुरंत अपन को पैसा देंगे और पुलिस थाने भी नहीं जाएंगे। जब ये बातें मैंने दोस्तों को बताई तो ये लोग भी एग्री हो गए। तो हमने क्या किया, तो फिर उसने बताया पुलिस को कि किस तरह से ये प्लानिंग की। तो उसने कहा पुलिस को कि साहब मैंने विशाल को, वो शरद को कॉल किया और बताया कि मेरा एक दोस्त है जो इम्पोर्टेड बाइक लेके आया है, उसकी बाइक अपन चल के चलाएंगे, शहर के बाहर चलेंगे। जिसके लिए पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन इम्पोर्टेंट बाइक की वजह से उसने हाँ कर दी। तो फिर मैंने उसको बोला कि तू घर वालों को ये बात मत बताना कि हम शहर से बाहर जा रहे हैं, तू तो घर वालों को ये बोल करके आना कि तेरी नई बाइक तू दिखाने जा रहा है दोस्तों को, इसके अलावा कुछ मत बोलना, नहीं तो तेरे घर वाले तुझे जाने नहीं देंगे। इस बात के लिए शरद एग्री हो गया था और फिर मैंने 12 तारीख को जो शरद है उसको बुलाया। शरद ने जैसा मेरा प्लान था उसके अकॉर्डिंग ही काम किया। उसने घर वालों को बोला कि मैं अपनी नई बाइक दोस्तों को दिखाने जा रहा हूँ, और वो मेरी बताई हुई जगह पर आ गया। जैसे ही वो हमारे पास आया, हमने उसको तुरंत गाड़ी में डाल लिया, उसके हाथ पैर बांध दिए और मुंह बंद कर दिया। इसके बाद हम इसे उठा करके सुनसान जगह पर ले गए और वहाँ जा कर के हमने सबसे पहले, जो कि इसकी माँ बार बार कॉल कर रही थी, एक मैसेज किया कि 10:30 बजे तक आ जाएगा वो, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार उसकी माँ लगातार फ़ोन करे जा रही थी। तो हमने उसका वीडियो बना करके उसको पहला वीडियो भेजा जिसमें हमने बताया कि हमें 50 लाख की ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी फ़ोन वो बार बार करे जा रही थी। तो मुझे लगा कि शायद वो पुलिस के पास जा सकती हैं, इसलिए मैंने शरद की बहन को कॉल किया, क्योंकि मेरी उससे अच्छी फ्रेंडशिप है, दोस्ती है। और कुछ न्यूज़ चैनल के अंदर तो बताया गया है कि जो विशाल है उसका अफेयर था शरद की बहन से। अपन पुष्टि नहीं करते इस बात की, लेकिन फ्रेंड्स थे। ये आई है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर बात। तो उसको कॉल करता है, वो हाल चाल पूछता है, तो वो खुद ही बताई थी कि है ना घर में ऐसा हो गया है कि जो शरद है उसको किडनैप कर लिया है किसी ने और 50 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। जब मैंने उससे पूछा कि अब तुम क्या कर रहे हो, तो उसने बताया कि घर वाले पुलिस थाने जाने की बात कर रहे हैं, तो शायद अब घर वाले पुलिस थाने जाने वाले हैं। तो जब मैंने ये सुना, विशाल बता रहा है पुलिस को कि मैंने सुना, तो ये तुरंत मैंने कहा उसको कि मैं घर आ रहा हूँ और अभी मैं आके तुमसे बात करता हूँ, और मैंने फ़ोन काट दिया। और सेकंड वीडियो मैंने उससे ज़बरदस्ती बनवाया जिसमें ये बात बोली कि पुलिस के पास जाएंगे तो जान से मार देंगे मुझे, तुरंत पैसे लेकर के ये जहाँ पे ये बताया वहाँ लेकर के आ जाना अगले दिन। ये वीडियो भेज दिया उसने वापस से। सेकंड वीडियो जैसे ही वो पुलिस के पास जाने का मन बना रहे थे उसके पिताजी, सेकंड वीडियो देखते ही उनके जो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें वो मारने की बात करते हैं पैसा नहीं मिलने पर और पुलिस के पास जाने के लिए इनकार करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो शरद के पिता हैं
वो पुलिस में जाने का मन बना चुके थे। इसलिए सेकंड वीडियो और भेजते हैं वो थोड़ा सा गुमराह करने के लिए कि जिन लोगों ने मुझे गिरफ्तार किया है ये लोग बड़े ख़तरनाक है, टेररिस्ट जैसे लग रहे हैं, जल्दी से जल्दी इनको पैसा दे दो नहीं तो ये मुझे मार देंगे। अब दोस्तों ये 3 वीडियोज़ विशाल के द्वारा भेजे गए और विशाल तुरंत इसकी फैमिली के पास पहुंच जाता है, शरद की फैमिली के पास, और वहां जाकर के वो देखता है कि क्या ये लोग करने जा रहे हैं आगे। और बाकी जो दोस्त हैं इसके, जिसमें विनय प्रसाद, विनोद कुमार, शांता कुमार और करण भाई, ये वहां पर शरद के साथ मौजूद थे। अब यहाँ पर ये पहुँच गया घर पर और वहाँ जाकर के हमदर्दी जता रहा है और उसके पिता को बोल रहा है, पुलिस को बताता है विशाल कि मैंने उसके पिता को काफ़ी कन्विंस किया कि पुलिस के पास नहीं जाए, उन लोगों को पैसे दे दे नहीं तो वो जान मार सकते हैं, पूरी संभावना है। लेकिन उसके पिताजी नहीं माने और वो पुलिस के पास चले आए। तब मैंने मेरे दोस्तों को फ़ोन किया कि शरद के घर वाले पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंच गए हैं, अगर हमने शरद को छोड़ दिया तो पुलिस हमें पकड़ लेगी, इसलिए अब तुम शरद को मार दो। तो मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि हमारा इसको मारने का प्लान तो था ही नहीं। तो मैंने उनको कहा कि अगर हमने इसको ज़िंदा छोड़ दिया तो हमारे लिए जेल पक्की है, लेकिन अगर हमने इसको मार दिया और मार करके इसकी बॉडी को कहीं छुपा दिया तो पुलिस को जब तक बॉडी नहीं मिलेगी हमारा कुछ नहीं हो सकता। जिस पर मेरे साथी तैयार हो गए और इन लोगों ने रात को 11:30 बजे रस्सी से गला घोंटकर उसको मार दिया। जब पिताजी इसके शरद के परिवार वाले रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पर आ गए तो उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसकी जो बॉडी है उसको कैसे डिस्पोज करना है। तो फिर हमने एक सुनसान जगह देखी और हम नरसी मैया लेक के पास गए और नरसी मैया लेक में जाकर के हमने उसकी बॉडी को डंप करने का प्लान किया, लेकिन बॉडी ऊपर आ सकती थी जल्दी, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम मोटा पत्थर बांधेंगे और उसकी बॉडी को उसमें डुबो देंगे। हम लोगों ने ऐसे ही किया, हमारी स्विफ्ट डिज़ायर में गाड़ी में डाल करके उसको लेके गए लेक पर और वहाँ जाकर एक मोटे पत्थर से बांधकर उसको लेक के अंदर डाल दिया। उसके बाद हम वापस आ गए और रूटीन जैसा था हमारा रेगुलर, उस रूटीन को फॉलो करने लगे, अपने अपने काम पर लग गए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मैं उसके बावजूद भी जो शरद है उसके घर जाया करता था अपडेट लेने के लिए, ख़ास तौर पर कि क्या चल रहा है इस मामले के अंदर, पुलिस की जांच कहाँ तक पहुँची। तो मैं उनके घर जाकर के हमदर्दी जताया करता था। पुलिस को आगे बताता है कि हम उस लोकेशन पे भी जाया करते थे जिस लोकेशन पे हमने उसकी बॉडी को डंप किया था, यानी हमने जिस लेक में उसकी बॉडी को डाला था, कहीं ऊपर बॉडी आ तो नहीं गई। तो 6 दिन बाद हम देखते हैं कि उसकी बॉडी तैर रही है। तो हम लोग उसमें पानी में उतरते हैं, उसकी बॉडी को वापस निकालते हैं, दोबारा से मोटे पत्थर से बांधते और एक नमक की बोरी भी उसके साथ बांध करके उसको उसी लेक में डाल देते हैं। ये नरसी मैया लेक के अंदर 2 बार बॉडी डाल देते हैं, लेकिन 2 दिन बाद 19 तारीख को फिर से बॉडी ऊपर आ जाती है। इस बार हमने उस बॉडी को निकाला और हम दूसरे स्थान पर चले गए गाड़ी में डाल करके लेकर, और हमने वहाँ पर एक दूसरा स्थान चुना जिस स्थान का नाम है रामू हेल्ली। यहाँ पर एक तालाब था, इस तालाब में जाकर के हमने पत्थर से बांध करके उसकी बॉडी को वहाँ पर डाल दिया और उसके बाद हम वापस अपने अपने काम पर लग गए। ये सारी बात बताने के बाद पुलिस उसको कहती है कि मौके पे लेके चलो, तो पुलिस को वो उस स्थान पर लेके जाता है। इस दौरान जो पुलिस की दूसरी टीमें हैं इन सभी साथियों को गिरफ्तार कर चुकी होती है। जो स्विफ्ट डिज़ायर थी जिस व्यक्ति की, शांता कुमार की, वो इस अपराध में इतना ही शामिल बताया जा रहा था कि उसकी गाड़ी को इन्होंने उधार ली थी, उसको भी नहीं पता था इस अपराध में कि वो शांता कुमार शामिल है या नहीं, इसलिए पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया था। बाद में कोई अपडेट नहीं है इसकी गिरफ्तार किया या नहीं, लेकिन इसकी गाड़ी को सीज ज़रूर किया गया था। अब दोस्तों मौके पे पुलिस जाती है, वहाँ जाकर के बॉडी को निकालती है। ये लोग जो मुल्जिमान हैं इन सबको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। बॉडी को निकालने के बाद फॉरेंसिक टीम मौके पे आती है, वहीं से सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और तुरंत पोस्टमार्टम करके इसकी बॉडी को डिस्पोज कर दिया जाता है, यानी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है बॉडी का। अब दोस्तों मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर पुलिस सबसे पहले ऐसा करती कि उसके नंबर की कॉल लोकेशन को ट्रेस करती, उसकी कॉल हिस्ट्री को चेक करती, तो क्या ये संभावना थी कि शायद जो शरद है वो जिंदा होता। तो पुलिस जो कि मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसको अगर जांच करना ही नहीं आती तो इस तरीके से लापरवाही हो जाती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पुलिस को रिफॉर्म करने की भी बहुत ज़रूरत है। सिर्फ जॉब में सिलेक्शन होना ही पर्याप्त नहीं है, तरीका भी पता होना चाहिए कि किस मसले को
किस क्राइम को किस तरह से हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। दोस्तों, इन व्यक्तियों ने जो अपराध किया, सबसे पहला जो अपराध किया वो है अपहरण का। 365 आईपीसी में अगर सिर्फ केवल अपहरण करते तो 7 साल तक की सज़ा हो सकती थी, जमानत ही मिल जाती ऐसे व्यक्तियों को। लेकिन इन्हों का इरादा था अपहरण फिरौती के लिए की गई थी। जो कोई फिरौती के लिए अपहरण करता है ऐसे व्यक्ति को 364A आईपीसी में मृत्यु दंड की सज़ा से दंडित किया जा सकता है या आजीवन कारावास। इससे कम की सज़ा नहीं है, साथ में जुर्माना भी होगा फिरौती की इंटेंशन से अगर अपहरण किया जाता है। अगर किसी ने किसी व्यक्ति को अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी है तो ऐसी स्थिति के अंदर हत्या का केस उसके ऊपर लग जाता है। 302 आईपीसी में या तो मृत्युदंड की सज़ा हो सकती है ऐसे व्यक्तियों को या आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है, इससे कम नहीं होगी। साथ ही जुर्माने से वैसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। और इसके अलावा एक और धारा इस पर लगती है क्योंकि इन्होंने सबूतों को नष्ट करने का प्रयास किया, बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाकर के सबूतों को छुपाना चाहते थे। 201 आईपीसी के अंदर ऐसे व्यक्ति को 7 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माने से वैसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई कि मुझे लगता है कि ये व्यक्ति जो है इसने दृश्यम मूवी से इंस्पायर होकर के इस घटना को अंजाम दिया होगा। ये बात मैंने क्यों कही, क्योंकि आप नोटिस करेंगे दृश्यम मूवी के अंदर जब उस व्यक्ति की मौत हो जाती है तो एक स्थान पर गाड़ा जाता है और उस स्थान से चुपचाप से अजय देवगन निकाल के दूसरे अन्य स्थान पर गाड़ के आ जाता है, यानी पुलिस स्टेशन में वो गाड़ के आता है। तो इनको इरादा यह था कि इस बॉडी को ऐसे ही हमें डिस्पोज करना है कि पुलिस को मिले ही नहीं, इसलिए नज़र भी रख रहे थे वो कि ये जो बॉडी बाहर आती है तो हम इसको कहीं और डिस्पोज करेंगे। दृश्यम की तरह उन्होंने उस स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज करके बॉडी को डिस्पोज करने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों, जो अपराधी है वो कितना ही शातिर क्यों ना हो, गलती तो वो करता है। मामला कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा है, किस तरह से इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इस पर भी निर्भर करता है। लेकिन कितने ही शातिर तरीके से अपराध किया जाए, गलती तो होती ही है, वो पकड़ा ज़रूर जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अपराध करने से पहले हर व्यक्ति को 10 बार सोचने की ज़रूरत है। और दोस्तों देखो, कभी भी किसी के भी साथ भी जाओ, अगर आप लोग ऐसे व्यूअर हैं जो अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करते हैं तो उनको बता के जाना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। मेरी भी आदत है, मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो बता के जाता हूँ घर पर कि मैं वहाँ जा रहा हूँ और इसके साथ जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसी क्राइम स्टोरीज देखने के लिए आप लीगल सोल्जर क्राइम स्टोरीज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कानूनी जानकारी मिलती है आपको और कुछ अलग अनुभव मिलता है आपको हमारी स्टोरीज देखने से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर भी करें, फॉलो करें दोस्तों। थैंक यू।